नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम कक्षा 6 में हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाले अध्याय 17 की बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है सांस सांस में बांस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस निबंध में क्या कुछ खास है हमारे जानने के लिए। तो देखिए भैया, पहली लाइन में लिखा है, एक जादूगर थे जिनका नाम क्या था? चंग की चंगल नबा। है ना थोड़ा अजीब नाम, लेकिन क्या करें, नाम तो यही है, बिल्कुल जादू की तरह लगने वाला नाम है ना, चंग की चंगल नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। सोचिए, है ना बड़े आश्चर्य की बात। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांस बहुत उगता है। और इसीलिए जब बांस उगता है तो वहाँ पे एक चलन भी है। चलन कौन सा? राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ की बांस की चीज़ें बनाने का चलन बहुत है वहाँ पर। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। अब भाई देखिए, जब ऐसा लिखा आता है ना, उत्तरी पूर्वी राज्य, है ना, तो आप समझ गए ना कि कौन सी दिशा की बात हो रही है। बिल्कुल, नागालैंड की बात हो रही है। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये छोटे से बक्से में जो जानकारी है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, बांस से मेरा रिश्ता। इसमें हमें बताया गया है कि बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पलने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा, है ना। अब सुनिए, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। आपने पढ़ा है ना कक्षा 6 में इतिहास की पाठ्य पुस्तक में कि इंसान जो है पहले के समय में आखेट था और खाद्य संग्राहक था, है ना, जो भोजन इकट्ठा किया करता था। आखेट मतलब शिकारी, बस वही बात है। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी जिसमें वो बड़ी सरलता से भोजन इकट्ठा कर सके। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लग गई हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी, है ना। अब सुनिए, असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। ठीक है, जाल का नाम क्या है? जकाई। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है बच्चों कि वे एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती है। चित्र में देख पा रहे हैं ना आप। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। आगे ये बताया है कि जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने होते हैं, है ना।
यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो कि आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त होता है। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, सोचिए। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर ही तो निर्भर करता है ना। आमतौर पर बच्चों, खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है भैया, है ना, सबसे ये नहीं होगा। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान कहाँ है ना। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय जो लगता है। आगे ये लिखा है कि टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दांव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दांव दाएं हाथ में। दांव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दांव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दांव के अंदर की ओर दबाता है और दांव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए क्या करता है, घिसाई करता है। अब जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चैक का डिज़ाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, है ना। और आगे लिखा है कि ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। बच्चों, टोकरी के सिरे पर कपच्चियों का या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो, है ना कमाल की बात। अब ये इतना रोचक और इतना प्यारा निबंध जो अभी हमने बांस के ऊपर पढ़ा, ये लिखा है एलेक्स एम जॉर्ज ने और इसका अनुवाद किसने किया है, शशि सबलोक ने। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये निबंध पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब जब समझ में आ ही गया है तो क्यों ना अभ्यास प्रश्न पर चर्चा की जाए, क्योंकि जब कोई बात समझ में आ जाती है तो प्रश्नों के जवाब भी तो बनने चाहिए। तो चलिए, निबंध से कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके उत्तर समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न है, क्या है, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? तो देखिए, अब भी हमने निबंध पढ़ा। इसके अनुसार अगर बात करें तो 2 या 3 साल से ज़्यादा यदि बांस हो जाए तो आप कहें कि वह बूढ़ा हो गया है। और भाई, ये जो बूढ़ा बांस होता है यह बहुत ही सख्त होता है ना, और बड़ी सरलता से टूट जाता है। वहीं पे अगर बात करें एक युवा बांस की तो भाई वो होता है थोड़ा सा कैसा, लचीला, है ना। उसे अगर हमें किसी चीज़ के लिए तैयार करना हो तो उसे किसी भी तरह से बड़ी सरलता से मोड़ पाएंगे, है ना। ये है उसकी खासियत, ठीक है ना। तो अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे आप? मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे, अगर मेरी अपनी बात करूँ तो जो टोकरी बनाई जाती है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, ठीक है ना, क्योंकि उसको बनाना इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बड़ी सरलता से बन जाती है और कोई भी सामान हम बड़ी सरलता से उसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा। बाकी आप अपने अनुसार अपना उत्तर दीजिएगा।
इसके बाद है बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी। तो आपको क्या लगता है बांस की बुनाई कब आरंभ हुई होगी? हमने पढ़ा है ना, बांस की बुनाई तब शुरू हुई होगी जब इंसान ने यानी मानव ने क्या किया होगा, चीज़ों को खोजना शुरू किया होगा, है ना, कुछ क्रिएटिव करना चाहा होगा यानी रचनात्मक करना चाहा होगा, है कि नहीं। उसे ज़रूरत पड़ी होगी भोजन इकट्ठा करने के लिए एक टोकरी की, तो उसे यह जो प्रेरणा है कहाँ से मिली होगी? एक चिड़िया के घोंसले से। निबंध में ही बताया है ना। तो इस तरह से आप अपना उत्तर दीजिएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 4 है कि बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। तो अब जो है विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी नागालैंड से दी गई है, तो ये इसे जो है आप एटलस में ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, निबंध के आगे की। तो यहाँ पे क्या बोला है, निबंध से आगे में प्रश्न है, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, है ना, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो, जैसे संगीत, प्रकाशन, मच्छर, एक नया संदर्भ, फर्नीचर, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा है, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, बताइए ज़रा। जैसे कि चमड़ा। अब अगर चमड़े की बात करें तो इससे क्या बनाया जाता है? तो भैया चमड़े से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि जूते बनाए जा सकते हैं, हमारा बेल्ट बनाया जा सकता है, पर्स बनाए जा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद है घास का तिनका। अब आप ही बताइए, घास के तिनके से क्या कुछ बनाया जा सकता है? घास के तिनके से चटाई बनाई जा सकती है, कुछ खिलौना बनाया जा सकता है। फिर है पेड़ की छाल। पेड़ की छाल से क्या बनता है? पेड़ की छाल जैसे ही मैं सुनता हूँ तो मुझे कागज़ की याद आ जाती है ना। कागज़ बनता है। पहले आपने सुना होगा ना कि पहले पेड़ की छाल से कागज़ बनाते हैं पेड़ों को काट कर, और फिर कागज़ पे लिखते हैं कि पेड़ काटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में अगरबत्ती बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर है गोबर। अब आप ही बताइए गोबर से क्या बनता है? गोबर से तो गोबर के उपले बनते हैं, घर में लिपाई पुताई के काम आता है। और एक और चीज़ है, खाद भी बनती है ना। फिर है मिट्टी। मिट्टी से क्या क्या बनता है? तो भैया मिट्टी से तो मिट्टी की बड़ी प्यारी प्यारी गुल्लकें बन के तैयार होती हैं, कई सारे खिलौने बनते हैं, और पहले तो कई ऐसे मकान हैं, पुराने घर हैं जो मिट्टी से बनते थे, मिट्टी की जुड़ाई होती थी, है ना। और बर्तन भी बनते हैं मिट्टी के बहुत सारे, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिट्टी से बनाई जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको अपना उत्तर कैसे देना है ना। फिर देखिए आगे क्या प्रश्न है, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के ज़रिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? तो भाई अब ये तो आप ही बता सकते हैं ना कि आपके मन में कैसी तस्वीर वहाँ की बनती है। बाकी मुझे इतना पता है कि जब हम किसी विषय के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमारे मन में कल्पना शक्ति के माध्यम से उसकी एक छवि निर्मित हो जाती है। बस आपको उसी का वर्णन यहाँ पर करना है ना। ठीक है। फिर है अनुमान और कल्पना वाला सेक्शन यानी हिस्सा। अब इसमें क्या होता है, जो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं या जो हमें बताना हो, वो अनुमान और कल्पना के आधार पर हमें बतानी होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इस पाठ में कई हिस्से हैं जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह से बांधा जाता है कि एक शंकु का आकार वे ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर लिखो। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। जैसे पहला प्रश्न आपको बताता हूँ क्या है, बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता होगा? भाई उससे बड़ी मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ी जाती होंगी? क्योंकि इसका जो आकार होता है ना, शंकु का आकार जो हमसे कहा गया है, इसमें ना छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ आ जाएगी। इस वजह से इसका उपयोग छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है।
जैसे अगला प्रश्न क्या दिया, ख नंबर पे दिया है शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है ना। अब देखिए कोई वस्तु है जिसका ऊपरी हिस्सा अगर अंडाकार है तो नीचे का जो हिस्सा है वो कैसा दिखाई देगा, वो दिखाई देगा वृत्त के आकार का, है ना। यानी जिसकी जो परिधि है वो कैसी होगी, बड़ी होगी, बड़ी दिखाई देगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है ना। तो देखिए क्या होता है कि भाई अब अगर हम जाल फेंकेंगे तो मछलियाँ तो बहुत सारी होंगी, अगर धीरे 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 नहीं चलेंगे, तेज़ी से चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मछलियों की इतना ज़्यादा वजन पड़ेगा और जो जाल है वो टूट भी सकता है। इसी वजह से ऐसा करना पड़ता होगा, है ना। और वापस से मछलियाँ छूट सकती हैं अगर तेज़ चलेंगे, तो धीरे में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद है शब्दों पर गौर। हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफ़र, आढ़ा तिरछा, डलियानुमा, कहे मुताबिक, इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो, है ना। तो भाई अब आप अपने अनुसार बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, है कि नहीं। जैसे हाथों की कलाकारी, इसमें आप क्या बना सकते हैं कि बांस से बनाई गई टोकरी हाथों की कलाकारी है ना। तो ऐसे आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये आप कीजिएगा। इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में क्या बताया है, ध्यान से सुनिएगा। बुनावट शब्द जो है वो बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। आवट क्या है, प्रत्यय है ना। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द के विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे 3-3 शब्द और बनाओ और इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग भी करो। तो अब ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ आपको कि आवट शब्द लिखा गया है ना, कि आवट जोड़ा है प्रत्यय और बन गया क्या, बनावट। तो वैसे ही एक चीज़ है बनावट, है ना, किसी चीज़ की बनावट। तो बनावट में भी आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना, कि इस मूर्ति की बनावट तो बहुत ही सुंदर है। लिखावट के ऊपर लिख सकते हैं, रुकावट लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, है ना। ठीक है, अब आगे लिखा है नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। जैसे क नंबर पे दिया है कि वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है, ठीक है ना। तो और फिर लिखा है क्या, हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों का ही जिक्र कर पाए हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। और चौथा वाक्य है क्या, कि खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। अब आप देख रहे हैं कि चलन, जिक्र, मसलन, तरह तरह, इनको अंडरलाइन किया गया है। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं जिनको अंडरलाइन किया है, इनको ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से हमें लिखना है, ठीक है। तो ये काम भी बड़ा सरल है, हम अलग ढंग से इनको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे लिखा है वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। तो अब चलन की जगह पे हम कोई और शब्द यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि भैया वहाँ पे बांस की चीज़ें बनाने का जैसे चलन लिखा है तो इसकी जगह आप लिख दीजिएगा कि इसकी परंपरा है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में कुछ 2 प्रश्न और दिए हैं, तो ये भी आपको स्वयं से करने हैं, परियोजना कार्य के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा और यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले नए अध्याय के साथ, अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।